जय जिनेन्द्र, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस योग्य समझा, इस वेबिनार के माध्यम से आज जो मेरा जो स्पीच आपने कहा मुझे करने के लिए, इसके लिए मैं आपको सबको धन्यवाद देता हूँ। और इस जो मुश्किल की घड़ी है आज अपने देश के ऊपर, अपने पूरे दुनिया के ऊपर, इस कोरोना की वजह से, तो उसके लिए मैं सबसे यही कहूँगा कि उसे डट कर हमने सामना करना चाहिए, लॉकडाउन के नियमों को संभालना चाहिए। और जैसे कि कहते हैं स्टे होम, स्टे सेफ, और मास्क का भी यूज़ करना चाहिए हमें, सोशल डिस्टेंसिंग भी रखना चाहिए। और आगे जब तक वैक्सीन नहीं मिलता है, तब तक हमें ये सब प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी। हमें हमारा जो परसेप्शन है लाइफ का, वो पूरा चेंज हो जाएगा जब तक वैक्सीन नहीं मिलती है या कोई कॉन्क्रीट सॉल्यूशन नहीं मिलता है इस बीमारी के लिए। तो इसके लिए मैं सबसे विनती करूंगा कि जो भी सोशल डिस्टेंसिंग है, इसके बाद भी, लॉकडाउन खुलने के बाद भी हम अगर रखते हैं, हम मास्क मास्क यूज करते हैं, सैनिटाइजर का यूज करते हैं, तो ही हम आगे अच्छे से बढ़ सकते हैं अपने लाइफ में। और जैसे कि हम पहले भी करते आया है फाउंडेशन, हमारा संजय गौड़ावत फाउंडेशन, वैसे आज भी इस मुश्किल घड़ी में भी करीब करीब हमने हमारे फाउंडेशन के थ्रू 2 लाख पैकेट्स, खाने के भोजन के पैकेट्स हमने वितरित किए हैं हमारे कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में, सांगली डिस्ट्रिक्ट में, बेलगाम, हुबली और अहमदाबाद में भी। तो ऐसे करीब करीब पहले भी ऐसे जो नोबल कॉज है, कोई भी मुश्किल घड़ी रहने दो, संजय घोड़ावत ग्रुप और संजय घोड़ावत फाउंडेशन हमेशा डट के मुकाबला उसका करता है। और ऐसे ही इस टाइम भी हमारे जो वॉलंटियर्स है, उन्होंने अच्छी तरह से काम किया है और अपने जीवन को जोखिम में डाल के उन्होंने काम किया है। और आज भी जाके हर जगह डिलीवरी देते हैं पैकेट का, खुद खुद पैकेट की डिलीवरी हम देते हैं। तो ऐसे ही मैं सबको आह्वान करूंगा कि अपनी तरह से जो भी होता है, हमारे हैसियत के हिसाब से जो भी होता है, फाइनेंशियल होने दो या कोई भी चीज़ होने दो, कपड़े होने दो, हमारे जो गरीब लोग हैं, जिनका हाथ पे पेट है, या जो अटके हुए हैं, जो लॉकडाउन की वजह से जो अलग अलग स्टेट के जो एम्प्लॉयज अटके हुए हैं, उनको हम हेल्प करना, हमारी हमारी तरफ से जो भी हो सके वो करने की कोशिश करनी चाहिए। और ऐसे संजय घोड़ावत ग्रुप के बारे में मैं बताना चाहूँगा। बचपन से जो मेरी स्टोरी है, वो पहले मैं बताऊँगा कि जब मैं छोटा था, तब से काफ़ी शरारती था, नॉटी था और काफ़ी एम्बिशियस था। बचपन में जो जैसे हेलीकॉप्टर है या प्लेन है, ऐसे खिलौने से मैं खेलता था। और जब भी कोई चीज़ मुझे नहीं मिलती थी, तो पिताजी के गाड़ी की काँच भी फोड़ता था। इतना मैं शरारती था और एम्बिशन बहुत बड़े थे। उस टाइम जब मैं बचपन में जब हेलीकॉप्टर और प्लेन से खेलता था, तब मुझे मेरी एम्बिशन थी कि अपने खुद के भी प्लेन चाहिए, खुद के हेलीकॉप्टर चाहिए और खुद को फ्लाइंग भी करना आना चाहिए। तो ये एम्बिशन और ये गोल के साथ मैं आगे बढ़ता गया। और 4 साल का था तब हम आचार्य के दर्शन करने दिल्ली गए थे, तुलसी जी के। तब वहाँ पे एक बोर्ड था इंडियन एयरलाइंस का। तब मैंने पिताजी को, मैं पीछे पड़ के कहा कि मुझे प्लेन में बैठना है। तो उस टाइम हम प्लेन से, उन्होंने मना किया क्योंकि उस टाइम अफोर्ड भी नहीं कर पाते थे हम प्लेन का सफ़र। तो उस टाइम पिताजी ने कहा कि अगले टाइम करेंगे। नहीं, मैं वहीं पे सो गया, उस होटल में ही नीचे लेट गया और कहा कि मुझे आज ही बैठना है। तो उसी दिन टिकट निकाल के हम श्रीनगर गए और 4 साल की उम्र में ये पहले जो सफ़र किया प्लेन का, उसी समय लगा कि अपना खुद का भी प्लेन चाहिए और खुद को फ्लाइंग भी करना आना चाहिए। तो ऐसे एम्बिशन लेके अगर हम चलते हैं, तो बड़े जो गोल्स रखते हैं हम, तो ही आगे हम सफल बन सकते हैं अपने लाइफ में, ऐसी मेरी मानता है। क्योंकि अगर हमारे गोल छोटे रहेंगे तो हमारी सोच भी छोटी रहेगी, अगर गोल बड़े रहेंगे तो सोच भी बड़ी रहेगी। गोल अगर बड़े रहेंगे तो लोग भी हंसेंगे अपने ऊपर, अगर लोग हंसते हैं तो ही अपने गोल बराबर है। तो इसलिए गोल अगर बड़े रखेंगे हम, और वो गोल पाने के लिए अगर हम प्लान ए बी सी अगर बनाते हैं, एक प्लान अगर फेल होता है तो दूसरा प्लान को इस्तेमाल करना चाहिए, तीसरे प्लान को इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे प्लान चेंज करते रहना चाहिए, ना कि गोल। कभी भी गोल जिंदगी का जो है अपने, वो चेंज नहीं करना चाहिए। और
इसी धारणा के अनुसार मैं आगे बढ़ता गया। फिर जब स्कूल में भी था तब मैं बैक बेंचर था, लेकिन पढ़ाई में काफ़ी नंबर अव्वल आता था, कभी फर्स्ट कभी सेकंड। लेकिन बैक बेंचर था तो मेरी ये मानता है कि बैक बेंचर्स नो हाउ टू फेस द प्रॉब्लम एंड फ्रंट बेंचर्स नो हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो ये बैक बेंचर और फ्रंट बेंचर्स का फर्क है। तो हमेशा जो भी चैलेंजेस आए जिंदगी में, मेरे चैलेंजेस जो आए, क्योंकि मैं समझता हूं कि ईच चैलेंज ऑफ लाइफ makes you or breaks you. Each test of your life makes you bitter or better. It's up to us to become victim or victor. तो इस तरह से हमेशा चैलेंज को स्टेपिंग स्टोन समझते गए, हम फेल्यूर्स को स्टेपिंग स्टोन समझते गए और आगे बढ़ते गए अपने लाइफ में। तो जैसे जैसे इंजीनियरिंग किया, फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया मैंने, और उसके बाद जैसे हमारा बिजनेस था टेक्सटाइल का, तो मैं कुछ तो अलग करना चाहता था। तो अलग करने के हिसाब से मैंने एक एल्यूमिनियम का फैक्ट्री भी शुरू किया था स्टार्ट में, छोटे पैमाने पे। तो उसमें भी फेल्योर आया। तो जब बहुत ही कम कैपिटल था और उसमें भी फेल्योर आया, तो लोग कहने लगे कि जो पिताजी ने कमाया है आज तक, ये सब गंवा देगा। तो इस तरह से उस टाइम मुझे पैसे की वैल्यू समझ में आई कि जेब में अगर लक्ष्मीकांत जी है तो ही जिंदगी प्यारेलाल है। तो इस तरह से आगे समझते गया मैं लाइफ को। और 2-3 लाख रुपए थे मेरे पास सिर्फ 92 में, कैपिटल उतना ही बचा था, और 2-3 लाख और मेरा ड्राइवर। तो इस दोनों हम जाते थे, छोटे छोटे कंज्यूमर आइटम बनाते थे, माउथ फ्रेशनर बनाते थे, और ऐसे घर में ही प्रोडक्ट बना के हम जाके खुद मैंने टेम्पो चलाया करीब करीब 3-4 लाख किलोमीटर। मोटरसाइकिल पे जाते थे, टेम्पो में से जाते थे, टेम्पो में भी सोया हूँ बहुत बार। तो ऐसे मेहनत कर करके, और हर छोटे छोटे गांव में जाके, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, गोवा है, ऐसे छोटे छोटे सब गांव में जाके खुद मार्केटिंग करके जो अपना एक मार्केट सेट किया, कि स्टार ब्रांड जो सेट किया, उसकी वजह से लोगों ने ही हमें फिर फीडबैक देना शुरू किया कि आप ये प्रोडक्ट निकालो, ये कंज्यूमर प्रोडक्ट निकालो। ऐसे करते करते आज मुझे फक्र है कि 92 में 2 लोगों से शुरू की हुई ग्रुप, ये 2 लोगों का ग्रुप था, सिर्फ मैं और मेरा ड्राइवर। 2 लोगों से शुरू किया हुआ ग्रुप आज इसमें 10,000 लोग काम करते हैं, एम्प्लॉय 10,000 है, और 15,000 स्टूडेंट्स एजुकेशन लेते हैं संजय घोड़ावत यूनिवर्सिटी में और स्कूल में। तो आज ये फक्र की बात है कि तेरापंथी समाज में ये संजय घोड़ावत ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है वर्ल्ड में टाटा के बाद, कि जो नमक भी बनाता है और एविएशन में भी है। तो ऐसे ये बढ़ते गया, और फेल्यूर्स भी आते गए हमें, लेकिन कभी भी पीछे मुड़ के हमने नहीं देखा। हर फेल्यूर को स्टेपिंग स्टोन समझ के उसके ऊपर चढ़ के हम आगे बढ़ते गए, और जैसे जैसे आगे बढ़ते गए एक टीम अच्छी बनती गई हमारी। और जो टीम है आज, जैसे कि मेरी वाइफ भी है नीता, और बच्चे हैं शनिक, श्रेया, सलोनी। तो ये सभी का भी सहयोग अच्छा मिला, और सभी ने अच्छा सहयोग करके टीम अच्छी बनाई। और आज जो टीम है प्रोफेशनल टीम है, और अच्छी तरह से डे नाइट वो काम करते हैं। हर टीम का मेंबर कभी भी ओनरशिप एटीट्यूड से काम करते हैं। कभी उन्होंने टाइम नहीं देखा है कि कितने बजे है, हम 5 बजे जाएंगे घर, ऐसा नहीं है। रात को 10 भी बजते हैं तो भी काम करते हैं। तो इस तरह से प्रोफेशनल जो एक ओनरशिप एटीट्यूड है, वो एटीट्यूड से सभी मेंबर्स हमारे काम करते हैं। और ऐसे करते करते आज ये ग्रुप बहुत ही अलग अलग फील्ड में, जो डाइवर्सिफिकेशन, जैसे वॉरेन बफेट कहते हैं हमेशा कि डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, उसी तरह से हम डाइवर्सिफिकेशन करते गए। काफी डिफिकल्टीज भी आती गई, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन की वजह से हम उसमें से बाहर निकले। और आज भी जो कोरोना की वजह से जो संकट आया हुआ है हमारे ऊपर, उसमें भी ये ग्रुप बाहर निकलेगा, क्योंकि हमारे पास जो फील्ड है, सॉल्ट भी बनाते हैं, एविएशन भी है, एजुकेशन भी है, टेक्सटाइल भी है, केमिकल है, और फ्लोरिकल्चर है। ऐसे अलग अलग एनर्जी है, एनर्जी सेक्टर है, और मेंटेन भी करते हैं हम विंड टर्बाइंस और जो जनरेटर्स है। तो ऐसे अलग अलग जो सेक्टर्स है, इसकी वजह से काफ़ी हमें उससे फ़ायदा हुआ है, और आगे भी होता रहेगा। क्योंकि जैसे हम डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, उससे एक अगर फील्ड में रिसेशन है,
तो दूसरा फील्ड उसे बराबर बाहर निकाल लेता है। तो काफ़ी अच्छी तरह से डाइवर्सिफ़िकेशन हुआ है और ये सब एक दिन में नहीं हुआ है। उसके लिए उसके 27-28 साल की मेहनत है उसके पीछे और ये जो सक्सेस मिला है, जो हमारे बचपन में मेरे ब्लड में जो एक गाड़ियों का शौक है हमारे पूरे खानदान में, दादाजी से लेके आज मेरे पोते पोतिया पोते सबको एक गाड़ियों का शौक है। तो उस गाड़ी के ऊपर से मैंने एक सक्सेस की एक डेफिनेशन बनाई हुई है कि व्हीकल ऑफ सक्सेस रन्स ऑन 4 व्हील्स ऑफ हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन with the stepney of humbleness and cleanliness, and accelerator of decision power, brake of self-control, and clutch of discipline, steering of vision and action, engine of teamwork, coolant of inner peace, and good suspension to absorb the shocks of the life. And if you want to win the race of your life, you have to change the gear at right time with your imagination power. And if you want to open this vehicle, you have to have a key of humanity. And you should put the board of L, that means learner, throughout your life, because everybody is learner throughout his or her life. तो ये सब जो बातें हैं और आपको अगर दूर तक जाना है, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, तो आपके साथ कंपनी भी अच्छी चाहिए और फ्यूल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं उसे, वो भी चाहिए, फ्यूल भी हमेशा चाहिए सेल्फ कॉन्फिडेंस का। तो ये सब जो बातें हैं, ये अगर इंग्रेडिएंट हमारे पास है, तो ही सक्सेस मिलता है। सक्सेस एक दिन में कभी नहीं मिलता है। सक्सेस कभी लॉटरी या शेयर्स खरीदने से, बेचने से या कोई भी ऐसे कमोडिटी लेने से, बेचने से नहीं मिलता है। उसके लिए हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है और हार्ड वर्क करना है तो फिटनेस बहुत ज़रूरी है। आज भी मैं करीब-करीब 1.5 से 2 घंटा वर्कआउट करता हूँ, सन बाथ लेता हूँ, योगा करता हूँ और जितना भी प्राणायाम करता हूँ, जो भी है अपने फिट रखने के लिए 1.5 से 2 घंटा अपने बॉडी को देता हूँ। इसकी वजह से मैं आज करीब-करीब 17 घंटे काम कर सकता हूँ एट द एज ऑफ 55 और इस एज में मैं एट द एज ऑफ 53 मैं पायलट भी बना और दोनों भी मैं फ्लाई कर सकता हूँ, हेलीकॉप्टर भी और प्लेन भी। तो ये सब जो बातें हैं, वो हार्ड वर्क की वजह से होता है और हार्ड वर्क के लिए फिटनेस बहुत ज़रूरी है। अगर हम फिट रहते हैं, तो हमें कपड़े कभी फिट नहीं होते हैं हमारे। तो इसलिए फिटनेस का जो महत्व है, जो भगवान ने फ्री चीज़ें दी हुई है, सनलाइट दिया हुआ है, हवा दी हुई है और ये जो बातें दी हुई है, उनका हम यूज़ प्रॉपर्ली नहीं करते हैं। तो वो प्रॉपर्ली करना चाहिए, तो ही हम फिट रहते हैं तो हार्ड वर्क करते हैं। हार्ड वर्क ऐसे जो आजकल बहुत ही एस्ट्रोलॉजी पे भी बहुत विश्वास रखते हैं लोग। करीब-करीब 60 लाख एस्ट्रोलॉजर इंडिया में है और कहीं भी नहीं है वर्ल्ड में। तो इससे भी कुछ नहीं होता है। मुझे एक पंडित ने कहा था कि आपके कुंडली में पैसा बहुत है। तो मैंने कहा वो मुझे भी मालूम है, लेकिन बैंक में कैसा ट्रांसफ़र करना है? तो उसके लिए उन्होंने कहा कि उसके लिए मेहनत करना ज़रूरी है। तो मैं बोला हम तो वही कर रहे हैं। तो मेहनत करना ज़रूरी बहुत है क्योंकि दरवाजे पे घोड़े की नाल लगा के कुछ नहीं होता है। एक सुपरस्टिशन है इंडिया में कि दरवाजे पे घोड़े की नाल लगा दो, तो उससे भी कुछ नहीं होता है। घोड़े की नाल अगर हम पाँव में लगा के घोड़े जैसे दौड़ते हैं, तभी हमें सक्सेस मिलता है। इसके लिए हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ स्मार्ट वर्क बहुत ज़रूरी है। सिर्फ हार्ड वर्क तो कुली भी करता है, दिन में लेकिन ₹100 के ऊपर नहीं मिला सकता है। तो सिर्फ हार्ड वर्क भी नहीं चलेगा, उसके साथ स्मार्ट वर्क भी बहुत ज़रूरी है। स्मार्ट वर्क का मतलब क्या है? कि एक छोटे से गाँव के पास, समुद्र के पास एक छोटी शिप बंद पड़ती है, तो उसका इंजन बंद होता है। बहुत से अच्छे इंजीनियर आके भी शुरू करना चाहते हैं, लेकिन नहीं होती है शुरू। तो वहाँ के एक छोटे से गाँव में से एक मैकेनिक को बुलाते हैं और उससे बोलते हैं कि ये इंजन शुरू हो सकता है क्या तेरे से? तो वो 10-15 मिनट ट्राई करके एक जगह हथौड़ा मारता है और वो ना शिप शुरू हो जाती है। तो उसको पूछते हैं कि बिल कितना हुआ? तो वो कहता है कि 1,01,000 रुपया। तो बोलते हैं कि हथौड़ा मारने का 1,01,000 रुपया कौन देगा तुझे? तो वो बोलता है हथौड़ा मारने का 1,01,000 नहीं है। हथौड़ा मारने का 1,000 है, लेकिन कहाँ पे मारना है, उसके लिए 1,00,000 रुपए का बिल है। तो ये स्मार्ट वर्क है। तो ऐसे अगर हम स्मार्ट वर्क करते जाते हैं कि बाज़ार में क्या बिक रहा है, हम क्या प्रोड्यूस करते हैं उससे भी ज़्यादा बाज़ार में क्या चाहिए, बाज़ार में किस चीज़ की डिमांड है, वो अगर हम सोचते हैं, तो उसे स्मार्ट वर्क कहते हैं। क्योंकि अपने प्रोडक्ट की प्राइस से ज़्यादा वैल्यू जानना चाहिए हमने।
और अगर वैल्यू हम जानते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, तो ही आप बाजार में टिक सकते हैं, अच्छे से कॉम्पीट कर सकते हैं। तो स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है हार्ड वर्क के साथ। उसके बाद आता है टीम वर्क। टीम वर्क अगर अच्छा नहीं है आपका, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपके साथ जो कलीग्स है आपके आपके टीम में, उनको अगर हम साथ में लेके चलते हैं, टीम का मतलब है टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। तो अगर हम साथ में चलते हैं तो ही हमें सक्सेस मिलता है। टीम डिवाइड्स द टास्क एंड मल्टीप्लाइज द सक्सेस कहते हैं। तो इसी तरह से टीम अगर हम साथ में लेके चलते हैं, बॉस बनने के बजाय लीडर बनते हैं हम, उनको साथ में लेके, उनको अगर हम क्रेडिट देते हैं कोई भी चीज का, कि सक्सेस अगर मिलता है तो क्रेडिट उन्हें देना चाहिए, और अगर फेल्यूर मिलता है तो उसकी जिम्मेदारी हमने लीडर ने लेनी चाहिए। इस तरह से अगर हम उन्हें मोटिवेट करते गए अच्छे से टीम को, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए टीम का बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे मैंने कहा कि इंजन ऑफ टीम वर्क, इंजन में इतने पार्ट्स होते हैं, कितने पिस्टन है, रिंग है, सब इतने पार्ट्स है, मूविंग पार्ट्स है। तो एक साथ जब उनका टाइमिंग मिलता है, तभी इंजन अच्छे से काम कर सकता है। इसलिए टीम का मतलब, टीम का बहुत ही अच्छा महत्व है। और मैं जब कैलिफोर्निया गया था पायलट कोर्स करने के लिए, तो वहां पे भी मैंने देखा कि एक रेडवुड फॉरेस्ट है, जहाँ पे 100 फीट बड़े पेड़ है, और करीब करीब 300-400 साल से खड़े हैं वहां पे। 100-125 फीट हाइट है उनकी। और वहां पे मैंने गाइड को पूछा कि ये इतने पेड़ 300 साल से कैसे खड़े हैं। तो उसने कहा कि इसका स्ट्राटा भी बहुत हार्ड है। यहाँ पे जो नीचे रूट्स जाते हैं, उसका स्ट्राटा जो है 3-4 फीट का ही है। 4 फीट में ये 100 फीट के पेड़ खड़े हैं, 400 साल से, 300 साल से। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो उन्होंने कहा कि, गाइड ने कहा कि ये जो उसके रूट्स है, वो हॉरिजॉन्टली फैले हुए हैं और एक दूसरे को पकड़ के है। तो ऐसे ही हम अगर एक दूसरे को पकड़ के रहते हैं, कोई भी रूट्स रहने दो, हमारे खानदान के रहने दो, हमारे टीम के रहने दो, अगर रूट्स हमारे मजबूत है और हमारे एक दूसरे को हम पकड़ के चलते हैं, तो ही हमें सक्सेस मिलता है और टीम अच्छे से काम कर सकती है। तो इस तरह से हार्ड वर्क है, स्मार्ट वर्क है, टीम वर्क है। इसके बाद है डिसिप्लिन। अगर हमारे लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, जब हम कोई भी चीज करते हैं, हमारा ड्रेस है, हमारे शूज है, हमारा बेल्ट है, घड़ी है, कोई भी हम, हमारे डिसिप्लिन अगर नहीं है, हमारा हेयर स्टाइल है, तो अगर पर्सनालिटी हम काला है या गोरा है, ये अलग बात है, ये तो भगवान की देन है। लेकिन जब हम डिसिप्लिन से रहते हैं तो हमारी पर्सनालिटी अच्छी बनती है। कोई भी चीज में अगर हम कैजुअल अप्रोच अगर रखेंगे, तो कुछ नहीं होता है। कैजुअल अप्रोच रखने से क्या हुआ है, टाइटैनिक जैसे टाइटैनिक शिप भी डूब गई, जिसका कैजुअल अप्रोच लिया गया था बहुत। जब वो बनी थी, तभी उसमें जो लाइफ सेविंग बोट्स थे छोटे, वो भी कम रखी गई थी, कि उनको जो मैन्युफैक्चरर था उसका, उसको इतना ओवर कॉन्फिडेंस था कि ये कभी डूब ही नहीं सकती है। तो उन्होंने कैजुअल अप्रोच लिया। उनको जब जब उनकी सफर शुरुआत हुई थी टाइटैनिक की, तब उन्हें कहा गया था कि आइसबर्ग आ सकता है आपके वे में। तो उससे भी कैजुअली लिया गया, और वो एक छोटे से आइसबर्ग को टकरा के पूरी शिप डूब गई। तो ये हमारे एग्जाम्पल हमारे सामने है कि कैजुअल अप्रोच से क्या हो सकता है। तो जिंदगी में कभी भी कैजुअल अप्रोच नहीं चाहिए, हमेशा डिसिप्लिन लाइफ चाहिए। डिसिप्लिन जो है वो अपना ड्रीम और जो अपना गोल है, उसके बीच का जो डिस्टेंस है, उसे डिसिप्लिन कहते हैं। डिसिप्लिन लाइफ अगर रहेगी हमारी, सुबह उठना बराबर, सुबह एक्सरसाइज करना, दिन की जो चर्या है हमारी, वो अगर हम डिसिप्लिन जीते हैं, तो कोई भी संकट आने दो, उसे आप, उसमें आप पॉजिटिव ही रहेंगे हमेशा, और उसे कैसे भी आप ओवरकम कर जाएंगे। तो इसलिए डिसिप्लिन का उतना ही महत्व है जितना हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क और टीम वर्क का है। इस तरह से आगे है हम्बलनेस। स्टेपनी ऑफ हम्बलनेस कहा था मैंने। तो हम्बलनेस अगर हमारे पास नहीं है, अगर पैसा नहीं है तब हम हम्बल है, और पैसा आने के बाद हवा में जाते हैं, तो कुछ फायदा नहीं है उस आदमी का। या एजुकेटेड होने के बाद बहुत ज्यादा एटीट्यूड आ जाता है, तो भी कुछ फायदा नहीं है वो एजुकेशन का। इसलिए पैसा अगर आता है, एजुकेटेड हम अगर होते हैं, तो उसके बाद भी अगर हमारा एटीट्यूड अगर ग्रेटिट्यूड का रहेगा, तो ही हम जमीन पे रह सकते हैं, ग्राउंडेड रह सकते हैं। अगर मैं आज पायलट हूँ, इसलिए मैं अगर हवा में रहूंगा, तो ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा रह सकता हूँ, 3 घंटा रह सकता हूँ, फिर भी मुझे वापस जमीन पे ही आना पड़ेगा। इसलिए जो जमीन से जुड़ा हुआ है, जो हम्बल है, जो बड़ों का रिस्पेक्ट करता है, अपने गुरु का रिस्पेक्ट करता है, वही आगे जा सकता है।
अपने माँ-बाप का जो रिस्पेक्ट करता है, वही आगे जा सकता है। उसे मैं जो एसेट समझता हूँ हम्बलनेस को, और जो माँ-बाप का रिस्पेक्ट करता है, गुरु का रिस्पेक्ट करता है, एटीट्यूड जो है ग्रैटिट्यूड का है, गुरु का रिस्पेक्ट करके वही आगे जा सकता है, वही सच्चा एजुकेशन है, ऐसे मैं मानता हूँ। इसलिए हम्बल रहना बहुत ज़रूरी है और डोनेट करता रहना चाहिए, जो भी है हमारे पास। कोई कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं तो मैं क्या डोनेट करूँ? डोनेट आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके पास कोई किताब है, आपके पास कोई कपड़े हैं आपके पुराने, वो भी डोनेट कर सकते हैं। आपका टाइम जो है, जो मोस्ट प्रीशियस थिंग इन द वर्ल्ड, तो वो भी आप डोनेट कर सकते हैं किसी के लिए। 10-15 मिनट भी आप देते हैं, आपको आप अगर उसे अच्छी आइडिया देते हो, अगर मेरे पास 2 आइडिया है और दूसरे के पास 2 आइडिया है, तो मैं अगर आइडिया एक्सचेंज करूँगा, तो 4 उसके पास हो जाएगी, मेरे पास 4 हो जाएगी। अगर मेरे पास 10 का नोट है, उसके पास 10 का नोट है, मैं एक्सचेंज अगर करूँगा, तो उससे कुछ नहीं होगा। दोनों के पास तो वापिस 10 रुपए ही रहेंगे। इस तरह से एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, जो टाइम आप देते हैं दूसरे के लिए, उससे आइडियाज़ बहुत एक्सचेंज होते हैं। इसलिए कुछ भी आपके पास है, उसे डोनेट करते रहना चाहिए। अगर आदमी को डोनेट करने की उसकी अगर क्षमता है या उसका मन है डोनेट करने का, तो वो कभी भी किसी को फँसाएगा नहीं आदमी अपने लाइफ में। क्योंकि उसका वो जो स्ट्रक्चर है, अंदर जो ऐसे ही बनेगा पूरा कि वो कभी किसी को नहीं फँसाएगा। इसलिए हमेशा हम्बल रहना चाहिए और डोनेट डोनेट करते रहना चाहिए। उसके बाद है कंपनी। कंपनी अगर हमारी अच्छी है, तो हम दूर तक जा सकते हैं, हमारे डेस्टिनेशन तक पहुँच सकते हैं। क्योंकि कंपनी मेक्स द डिफरेंस कहते हैं, हमेशा। अगर पानी सेम है, अगर वही करेले के पौधे को जाएगा तो कड़वा बनेगा, गन्ने के पौधे को जाएगा तो मीठा बनेगा। पानी सेम है, लेकिन पौधा अलग-अलग है। तो कंपनी वो किस कंपनी में जाता है, उसका बहुत बड़ा महत्व है। मैं जैसे 5 सेंसेस है अपने लाइफ में, हम देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, टच कर सकते हैं, फ़ील कर सकते हैं, और जो हमारे 5 सेंसेस है, तो वो 5 सेंसेस छोड़ के और मैं 2 सेंसेस ऐसे समझता हूँ, जो कि कॉमन सेंस और नॉनसेंस। ऐसे 7 सेंसेस मैं समझता हूँ। जो कॉमन सेंस यूज़ करता है कोई भी आदमी, वो अपने लाइफ में आगे जाता है, पॉजिटिव रहता है। और जो नॉनसेंस लोगों के कंपनी में रहता है, वो हमेशा नेगेटिव सोचता है और हमेशा फेल होता है अपने लाइफ में, और उसका जो जो भी उसका परिणाम है, वो दूसरों पे हमेशा थोपता है कि उसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसे हुआ, मेरे पिताजी ने पैसा नहीं दिया। हमेशा एक्सक्यूज़ कहते रहता है कि मेरा टाइम ही अच्छा नहीं है, मेरी कुंडली अच्छी नहीं है, मेरा वक़्त अच्छा नहीं है, मुझे सबने धोखा दिया है। ऐसे ही हमेशा वो सबको एक्सक्यूज़ देता रहेगा, हमेशा दूसरे को ही फ़ॉल्टी समझता है। तो ये अगर हम कंपनी अच्छी रखते हैं, हम कॉमन सेंस यूज़ करते हैं, नॉनसेंस लोगों के कंपनी में नहीं रहते हैं, तो हम दूर तक जाते हैं, अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचते हैं। तो हमेशा कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन में भी पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि हमारे दिमाग में जो एक कॉमन आदमी है, उसके दिमाग में दिन में 70 से 80 हज़ार थॉट्स आते हैं, और उसमें से 80% थॉट्स नेगेटिव रहते हैं। और ये जो नेगेटिविटी है, उसे पॉजिटिविटी में कैसे ट्रांसफ़र करना है, वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम है, और उसके लिए पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। हर नेगेटिव सिचुएशन में कैसे मैं बाहर निकलूँगा, ये अगर जो सोचता है, वही आगे जाता है, वही हमेशा सक्सेसफुल होता है। उसके बाद है सेल्फ कॉन्फिडेंस। फ्यूल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस कहा था मैंने, कि ये अगर हमारे पास है, तो हम दुनिया की कोई भी चीज़ में, किसी भी डिफ़िकल्टी में से बाहर निकल सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है कि तेंदुलकर को 1999 में हॉग ने आउट किया था पहली बॉल पे, और उसे वो जब लंच था, तब हॉग ने कहा कि इस बॉल पे साइन कीजिए कि मैंने पहली बॉल पे तुमको आउट किया हुआ है, और ये मेरे ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन है। तब तेंदुलकर ने उस बॉल पे लिखा था कि दिस डे विल नॉट कम अगेन इन योर लाइफ। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि तू मुझे वापस आउट नहीं कर सकता है मेरे लाइफ में कभी, पहली बॉल पे। तो ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जैसे कि आप बहुत लोगों को मालूम नहीं रहेगा कि नील आर्मस्ट्रांग जब चाँद पे जब उतरा था, तब वो कैप्टन नहीं था उस शिप का, तो कैप्टन था एल्ड्रिन। तो एल्ड्रिन को उस टाइम जब उतरना था पहले, तब उसके मन में डाउट आया कि ये मैं अगर उतरूँगा चाँद पे, तो मैं डूब जाऊँगा या जल जाऊँगा, ऐसे कुछ। तो उसके मन में एक
किंतु परंतु आ गया। लेकिन उसी टाइम ये जो वाइस कैप्टन था आर्मस्ट्रॉन्ग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, तो उसने पहल की और वो उतर गया और उसका नाम दुनिया में हो गया कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन द मून। तो ये इसी तरह से सेल्फ कॉन्फिडेंस है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग है या ऐसे ही सर एडमंड हिलरी है जो एवरेस्ट पार कर चुके थे, और उन्होंने एवरेस्ट जब जीता तो वो उसके पहले 10 से 15 बार फेल हो चुके थे, ये किसी को भी मालूम नहीं है। और जब आखिरी बार जब फेल हुए 14वीं 15वीं बार, तब उन्होंने एवरेस्ट से कहा कि एज ए ह्यूमन बीइंग आई कैन ग्रो, बट एज ए माउंटेन यू कांट ग्रो। तो मैं फिर से आऊंगा और फिर से जीत के दिखाऊंगा। और आखिरी बार उन्होंने जब 16वीं बार ट्राई किया, तब वो उन्होंने जीता एवरेस्ट को। वो इसे सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। ये हमारे अगर मन में है, अंदर है, कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में मैं उस पर मात करूंगा, उसे ओवरकम करूंगा और मैं आगे जाऊंगा। तो ये फ्यूल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। विदाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस यू कांट डू एनीथिंग इन योर लाइफ। तो ये जो है, इसके बाद आता है डिसीजन पावर। डिसीजन पावर टू टेक राइट डिसीजन एट राइट टाइम। हमेशा अपॉर्चुनिटी कहते हैं कि एक बारी दस्तक देती है, लेकिन ये नहीं मानता हूं मैं। कोई भी डिफिकल्टी आती है तो उसमें हमें अपॉर्चुनिटी निकालनी चाहिए। जैसे कोरोना है या फ्लड आता है, हमारे इधर फ्लड भी आता है हमेशा बहुत, तो उसमें से कैसे अपॉर्चुनिटी निकाल के हमें क्या चाहिए, उस कंडीशन में क्या चाहिए, उस सर्कमस्टेंसेस में लोगों की डिमांड क्या है, उसे अपॉर्चुनिटी में तब्दील करके उसमें से कैसे प्रोडक्ट बनाया जाए, ये सोचना चाहिए हमेशा। तो डिसीजन पावर, राइट टाइम राइट डिसीजन जो लेता है वो सक्सेसफुल बनता है। उसके बाद है गुड सस्पेंशन। गुड सस्पेंशन का मतलब है कि गाड़ी में अगर सस्पेंशन अच्छा रहेगा तो कितना भी बड़ा गड्ढा आने दो, उसमें से वो गाड़ी बराबर पार होगी। अगर हमारे पास सस्पेंशन अच्छा नहीं है, एडवर्स कंडीशन में काम करने की क्षमता नहीं है हमारी, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सिर्फ फेसबुक पे रहने से कुछ नहीं होता है। प्रॉब्लम कैसे फेस करने का, ये जिसे समझता है वो वही आगे जाता है। क्योंकि जापान में कोई भी इंटरव्यू लेते हैं तो पहले पूछते हैं कि कंपनी लॉस में है तो क्या करेंगे आप, प्रॉफिट में कैसे लाएंगे वो कभी नहीं पूछते हैं। लेकिन लॉस में कंपनी जो है उसको कैसे हैंडल करेंगे आप, ये पूछते हैं। इसलिए सस्पेंशन हमारे जो कार का है, जो व्हीकल ऑफ सक्सेस है, उसका हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, और कभी भी उससे आगे निकलना चाहिए। उसके बाद है लर्निंग। लर्निंग जो प्रोसेस, मैंने एल जो बोर्ड कहा था कि अपने कार में हमेशा एल का बोर्ड लगाना चाहिए। हमेशा एवरीबडी इज लर्नर थ्रू आउट हिज और हर लाइफ, बिकॉज what to learn, what to relearn, and what to unlearn is the most important factor of the life। कि हमें क्या सीखना चाहिए, क्या भूलना चाहिए, ये अगर हम सीखते हैं, पास्ट की जो बातें हैं, जो गलतियां हुई है हमारे से, वो भूलना चाहिए, क्योंकि वो बाउंस चेक है। पास्ट जो गया वो गया, उसे आप एक पिछला जो सेकंड गया उसे भी चेंज नहीं कर सकते। पास्ट को भूल जाना चाहिए, उसे गलती समझ के छोड़ देना चाहिए, और फ्यूचर के बारे में ज्यादा न सोचते हुए, क्योंकि वो फ्यूचर भी है, प्रॉमिसरी नोट है, तो उसके बारे में भी ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। जो आज प्रेजेंट है, जो प्रेजेंट नाम ही प्रेजेंट रखा है, वो भगवान का गिफ्ट है, उसमें कैसे जीना चाहिए वो हमेशा सोचना चाहिए। इसलिए हमेशा क्या सीखना है, क्या भूलना है और नया क्या सीखना है, ये बहुत सीखना बहुत जरूरी है। अगर जो कोई बोलता है कि मुझे सब कुछ आता है, तो उसे कुछ नहीं आता है। क्योंकि गुरु जो हमारे हैं, उनको भी, वो भी हमेशा बुक पढ़ते रहते हैं, क्योंकि और नया नया सीखना है उन्हें भी। तो वो भी समझते हैं कि मुझे अभी तक पूरा नहीं आता है। हमारे जो गुरु है, स्कूल में रहने दो या हमारे आचार्य से रहने दो, कोई भी गुरु रहने दो, कि पूरा जो नॉलेज है वर्ल्ड में वो किसी को भी नहीं मिला है आज तक, और वो मिलाने की कोशिश हमें करनी चाहिए। अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए हमेशा, और उसमें से अच्छे कोर्स है, अच्छे जो शिक्षा है हमें जो लेनी चाहिए। इसलिए हमेशा जिंदगी में लर्नर रहना चाहिए। और की ऑफ ह्यूमैनिटी, जैसे मैंने कहा कि ये कार अगर खोलनी है तो ह्यूमैनिटी चाहिए, डोनेशन करना चाहिए, हम्बल रहना चाहिए, अपना जो एटीट्यूड है वो ग्रेटिट्यूड का चाहिए। जो ऐसे ही अगर हम बहुत ही घमंड में रहेंगे, तो घमंड तो रावण का भी नहीं टिका है कभी। एक मुझे कार की एक कहानी याद आती है इसमें। ये कार मैन्युफैक्चर कंपनी में बस बनाते, बड़ी वैन बनाते हैं उसमें,
और वो उसका जो गेट रहता है बाहर निकालने का फैक्ट्री से, वो थोड़ा छोटा रहता है, 3-4 इंच छोटा रहता है, उसको रूफ टच होता है। तो वो सुपरस्टिशियस रहता है ओनर बहुत। तो वो कहता है, बहुत से इंजीनियर कहते हैं कि ये इसका गेट कट कर देंगे, इसका रूफ कट कर देंगे, ऐसे होता है। तो वो सुपरस्टिशियस होने की वजह से वो कहता है कि गेट कट नहीं किए बगैर बाहर कैसे निकालने का है इस वैन को, वो मुझे दिखाओ। तो एक वॉचमैन सिक्योरिटी गार्ड जो रहता है वो आता है और वो कहता है कि गाड़ी की हवा छोड़ दो, 4 इंच कम हो जाएगी हाइट और ये बाहर निकल जाएगी। तो ऐसे ही हम अगर हमारे अंदर जो हवा भरी हुई है घमंड की, वो अगर हम छोड़ते हैं, तो हम भी किसी भी गेट से बाहर निकल सकते हैं। अगर घमंड की हवा किसमें घुस गई, किसके कान में अगर हवा चली गई, तो वो कभी भी ऊपर नहीं आता है आदमी। इसलिए ह्यूमैनिटी होना बहुत ज़रूरी है। घमंड कभी भी टिकता नहीं है, किसी का भी नहीं टिकता है। हमेशा सबको साथ लेके चलना चाहिए। इसके बाद है विज़न। जैसे मैंने पहले कहा कि बचपन में जो मैंने गोल रखा था, जो एम्बिशन थी कि प्लेन चाहिए, हेलीकॉप्टर चाहिए, वो बड़ा बन के मैंने अपनी खुद की एयरलाइन बनाई, खुद की हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू की और खुद फ्लाइंग सीखा मैंने। तो ये सब हुआ विजन की वजह से। विजन के साथ-साथ एक्शन भी ज़रूरी है और पैशन भी ज़रूरी है। सिर्फ विजन रहता है लोगों के पास, लेकिन एक्शन नहीं रहती है, पैशन नहीं रहता है, तो भी डेवलपमेंट नहीं होती है कभी। तो इसके लिए स्टीयरिंग जो है अपने कार का, उसके साथ विजन और एक्शन और पैशन, ये तीनों बहुत ज़रूरी है। और ये तीनों अगर हमारे साथ रहेगी, तो हम आगे बढ़ सकते हैं, सक्सेसफुल बन सकते हैं। उसके बाद है चेंज। गियर जो मैंने बोला चेंज करना चाहिए हमेशा कार का। राइट टाइम पे चेंज करना चाहिए। तो चेंज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ आवर लाइफ। इट्स अनअवॉइडेबल एंड इनएविटेबल, क्योंकि चेंज जो है वो हमेशा कांस्टेंट थिंग है वर्ल्ड में। दोज हु चेंज आफ्टर चेंज कैन नॉट सर्वाइव, दोज हु चेंज विथ चेंज कैन सर्वाइव एनी हाउ, बट somehow, but those who cause the change can change the world and rule the world। ये ऐसे कहते हैं कि हमेशा हमें चेंज होते रहना चाहिए। हमारी जो जनरेशन गैप है, उसे भी हम कैसे समझ के आगे जाना चाहिए हमें। तो जनरेशन गैप तो हमेशा रहेगा कि हमारे दादाजी के समय पिताजी गाते थे कि मेरा राज दुलारा बड़ा नाम करेगा रोशन। उसके बाद हम गाते थे कि पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। और आज के बच्चे कहते हैं कि बापू तू सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। तो ये जनरेशन गैप हमेशा रहेगा, लेकिन उसे हम अगर कम से कम मिनिमाइज करके अगर हम चलते हैं, चेंज होते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी अडेप्ट करते हैं हमारे साथ, तो हम आगे जा सकते हैं। तो चेंज होना बहुत जरूरी है समय के साथ, और जो चेंज होता है वो रूल कर सकता है वर्ल्ड पे। इसके बाद है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वर्क। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वर्क जो गाड़ी जब सब बराबर टीम वर्क होता है और गाड़ी के सभी जो पार्ट्स है वो सब बराबर काम देते हैं, तब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी उसका वर्क मिलता है, हमें एफिशिएंसी मिलती है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी का मतलब है कि ऑर्डनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी में फर्क सिर्फ 1 डिग्री का होता है। 100 डिग्री तक पानी सिर्फ उबलता है, लेकिन उसकी स्टीम नहीं बनती है। लेकिन 101 डिग्री पे उसकी स्टीम बनती है, और उसमें हम स्टीम का इंजन भी चला सकते हैं, रेलवे इंजन भी। तो ये मतलब है कि 100 डिग्री तक सब एफर्ट्स करते हैं, लेकिन 101 डिग्री तक कोई नहीं जाता है। ऑर्डिनरी काम सब करते हैं 100 डिग्री तक, उसके बाद गिव अप कर देते हैं। तो 101 डिग्री तक जो जाता है, जो स्टीम बनाता है और उसकी वो यूज करता है उसको स्टीम को, वही आगे जाता है। उसे ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कहते हैं। जैसे कि अमिताभ बच्चन है, कोई भी ले लो ऐसे बड़े लोग, अब्दुल कलाम साहब है, या तेंदुलकर है, या शाहरुख खान है, कोई भी जो जितने भी बड़े लोग हुए हैं, ये सबको पहले रिजेक्ट किया हुआ था किसी न किसी कारण से, जिसकी आवाज नहीं अच्छी नहीं है। अब्दुल कलाम साहब के पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, उन्होंने गहने बेच के, घर के गहने बेच के पढ़ाई की। तो ये जब एक्सक्यूज इन्होंने कभी नहीं कहा, अमिताभ बच्चन को आवाज की वजह से रिजेक्ट किया था। तो ऐसे जो जो बड़े लोग हैं, विल्मा रुडोल्फ है, जो ओलंपिक में, जो बचपन में उसे पोलियो हुआ था दोनों पाँव को, और डॉक्टर ने कहा था कि ये चल भी नहीं सकती है कभी, लेकिन उसने ओलंपिक गोल्ड मेडल मिलाया रनिंग में। तो ऐसे जो बड़े बड़े लोग हैं, उनका हमेशा एग्जाम्पल सामने रखना चाहिए। धीरू भाई अंबानी है, जिन्होंने पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरा हुआ है दुबई में। तो ये जो लोग हैं, इनका अगर हम एग्जाम्पल सामने रखते हैं, तो इन्होंने कभी एक्सक्यूज नहीं कहा अपने लाइफ में, आगे बढ़ते गए, उसमें हर जो डिफिकल्टी आई उसमें ओवरकम होते गए और आगे बढ़ते गए। तो इसलिए एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो काम करता है,
एक 100 डिग्री के आगे जाके वही टिक पाता है इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। तो इसके लिए हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना चाहिए। और ये सब जो बातें हैं, जो मेरे एक्सपीरियंस है, ये सब उससे मैंने लिखी हुई है। और मेरा बुक भी है, ऑटोबायोग्राफी भी बना रहे हैं, तो उसमें भी ये सब ये आएगी बातें। तो ये जो बातें हैं, ऐसे करते-करते हमें एक्सपीरियंस आते गया इंडस्ट्री का, फेल्योर्स भी आते गए, अच्छे एक्सपीरियंस भी आते गए। उसके बाद फिर हमने शुरू किया एजुकेशन 2010 में। 2010 में 60 बच्चों से शुरू किया हुआ एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जो इंस्टीट्यूट था पहले, उसमें 60 बच्चे थे। वो 60 बच्चे 6 महीने में वापस आ गए, सभी के सभी मेरे पास। और उन्होंने कहा कि हमने जो आपका नाम देख के हम यहाँ पे आए थे, ऐसा कुछ नहीं है, तो हमारी फीस वापस दीजिए हमें। तो मैंने उन्हें कहा कि आप हमको थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि मैंने पहली बार एजुकेशन फील्ड में एंट्री की है, तो कुछ ना कुछ तो मैं उसमें सॉल्व करूँगा। जैसे हमने टाई अप किया था, वो हमारा फेल होगा टाई अप। उसकी वजह से फिर हमने वहाँ पे पूरी जो मैनेजमेंट है वो चेंज कर दी। और मैनेजमेंट चेंज करने के बाद आज मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि वहाँ पे 15,000 बच्चे आज पढ़ते हैं और स्कूल में एडमिशन के लिए वेटिंग है वहाँ पे। तो ये सब कैसे हुआ? तो ये जो हम बच्चों को सिखाते हैं कि वहाँ पे जो संस्कार सिखाते हैं कि शिक्षा से पहले संस्कार, बिज़नेस से पहले व्यवहार और माँ-बाप भगवान से पहले माँ-बाप। ये जो हम उन्हें सिखाते हैं, लेने के लिए दान, देने के लिए दान और बोलने के लिए सत्य, ये जो चीज़ें हैं, ये हम उन्हें सिखाते हैं, तो उनको संस्कार भी मिलते हैं और अच्छी तरह से 360 डिग्री डेवलपमेंट जो कहते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जिसे कहते हैं। एजुकेशन सिर्फ ये नहीं है किताब में जो लिखा है वो पढ़ो और आगे जाओ, ऐसे नहीं है। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो है, वो हम उन्हें सिखाते हैं कि स्पोर्ट्स में भी आप आगे बढ़ो, जिसमें आपको इंटरेस्ट ज़्यादा है, उसमें आप फोकस करो। अगर आप स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हो तो स्पोर्ट्स पे ही आप कॉन्सेंट्रेट करो, और आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उसपे साइंस पे ही आप फोकस करो, इंजीनियर बनना चाहते हैं तो उस पे फोकस करो। तो इस तरह से अगर हम पहले से ही उसे आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग देते हैं, तो 360 डिग्री डेवलपमेंट होती है बच्चों की, और वो हम वहाँ पे करते हैं। इसलिए आज वहाँ पे 15,000 बच्चे बहुत सेटिस्फाइड बच्चे हैं। और उनका जो अ, लिए ये है पूरी तरह से कैमराडरी जो है इनकी टीचर्स की है या बच्चों की है, जो अच्छी तरह से जो उनका वेवलेंथ मिलती है उनकी, वो बहुत अच्छी है, जो कि बहुत से कॉलेज में नहीं दिखने में आती है। कि जब टीचर्स जाते हैं तो उनके पीछे उनको गालियाँ देते हैं या उनका मज़ाक उड़ाते हैं, तो ये वहाँ पे नहीं है अपने कॉलेज में। उनको रिस्पेक्ट करते हैं और उनसे सलाह लेते हैं अच्छी से। और सबको जो पहले माँ-बाप के जो पाँव भी नहीं पड़ते थे पेरेंट्स के, वो आज वो हमें पेरेंट्स बोलते हैं कि हम एसजीयू में जाने के बाद हमारे बच्चे पाँव भी पड़ने लगे। तो ये जो संस्कार है, वो हम उन्हें देते हैं। सिर्फ़ शिक्षा सिर्फ़ किताब पढ़ने से कुछ नहीं होता है, बाकी भी जो है डेवलपमेंट वो होनी चाहिए, और वो हमें वहाँ पे देते हैं। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि आज संजय घोड़ावत यूनिवर्सिटी है या इंस्टीट्यूट है या स्कूल है, इसकी वजह से इसका नाम वर्ल्ड वाइड गया हुआ है। और बहुत से जो यूनिवर्सिटी है बाहर की, यूएस की है, ऑस्ट्रेलिया की है या सिंगापुर की है, वो हमारे पीछे लगी हुई है कि हमारे साथ टाई अप कीजिए और हमें यहाँ पे स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम भी बनाना है। तो इस तरह से काफ़ी डेवलपमेंट अच्छी है, और उसमें भी हम आर्किटेक्चर है, फार्मेसी है, या अभी ऑनलाइन अभी कंसेप्ट आ रहा है। कोरोना की वजह से भी सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ने की वजह से स्कूल आगे चलाना, ये टोटली इट विल बी अ डिफरेंट थिंग इन द फ्यूचर। तो इसके लिए अभी से हमने शुरुआत की है कि ऑनलाइन एजुकेशन भी बहुत बढ़ेगा। इसके लिए हम एसजी लर्निंग ऐप, तो वो भी लॉन्च किया है अभी हमने। तो उसके ऊपर घर में बैठ के भी बच्चे पढ़ सकते हैं। तो वो इसी तरह से जो फ्यूचर है एजुकेशन का, वो भी ऑनलाइन फ्यूचर रहेगा, ऐसे मैं मानता हूँ। जैसे वर्क फ्रॉम होम कल्चर बढ़ते जाएगा कोरोना की वजह से, ऐसे ही बच्चे भी घर में पढ़ सकते हैं आगे बैठ के। तो ये इसका भी फ्यूचर हमने देखा हुआ है और उसके उसमें अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये सब जो बातें हैं, इसके बाद हमने एयरलाइन शुरू की, स्टार एयर। तो उसके भी पहले हमें बहुत तकलीफें आई उसमें कि गवर्नमेंट क्लियरेंस है और बाकी भी जो छोटे-छोटे प्रॉब्लम्स आते गए।
उसमें भी काफ़ी 2 साल प्रोजेक्ट डिले हुआ उसकी वजह से। तो उसके बाद जो शुरू हुई, जो बहुत ही अच्छा सक्सेस मिला उसे भी, क्योंकि जो छोटे-छोटे सेक्टर्स हैं, 2 टियर, 3 टियर सिटीज़ है, जो मेट्रो से कनेक्ट नहीं होते थे पहले, उन्हें भी हम कनेक्ट करने की हम कोशिश कर रहे हैं और उसे भी अच्छी तरह से सक्सेस मिला है उसमें। और काफ़ी अच्छा स्टाफ भी अच्छा है, टीम अच्छी है वहाँ पे, सीईओ भी अच्छा है और जो मेरा लड़का है सैनिक, वो भी अच्छी तरह से उसे मैनेज कर रहा है। तो ये सबको टीम को मैं उसे श्रेय देता हूँ, ये अच्छी तरह से एयरलाइन भी चला रहे हैं और मुझे विश्वास है कि अगले 4-5 साल में जैसे बड़े एयरलाइंस को प्रॉब्लम आ रहे हैं फंड्स के वगैरह, तो ऐसे हम छोटे ऑपरेटर्स जो है, जिनका खर्चा कम है, इकोनॉमिकली हम चलाते हैं, उसका फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा और ये टॉप 5 में एयरलाइन रहेगी, ये मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ, स्टार एयर। और हमेशा जो पैसेंजर्स को क्या चाहिए, कंफर्ट कैसे चाहिए, उन्हें क्या सर्विस चाहिए, उसका हमेशा हमारी टीम सोचती रहती है और आगे भी अच्छे से काम करेगी, यह मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और ये जो सब चीज़ें मिलती है, तब हमें जीपीएस मिलता है ऐसे मैं मानता हूँ। जीपीएस का मतलब है कि ग्रोथ, प्रोग्रेस एंड सक्सेस। ये जो अभी मैंने सब ऊपर जो चीज़ें दिखाई आपको व्हीकल ऑफ सक्सेस, सिर्फ ग्रोथ होने से कभी सक्सेस नहीं मिलती है। ग्रोथ कब होती है? जब हमें पैसा मिलता है तब ग्रोथ होती है। हमारा बिज़नेस बढ़ता है तो ग्रोथ होती है। सिर्फ ग्रोथ होती है, सक्सेस नहीं मिलता है। और प्रोग्रेस कब होता है? प्रोग्रेस जब होता है कि हम एथिकली काम करते हैं और अच्छे से काम करते हैं, प्रिंसिपल से काम करते हैं, तो हमें प्रोग्रेस होता है हमारा। और सक्सेस कब मिलता है? सक्सेस हम जब मिलता है, जब हम हम्बल रहते हैं, ह्यूमैनिटी हमारे अंदर है, स्पिरिचुअली हम काम करते हैं, अगर अच्छी किताबें पढ़ते हैं और अच्छा हमारा जो इनर पीस है, वो हमें हमेशा मिलता है। सिर्फ बाहर से पैसा है और शांति नहीं है अपने लाइफ में, तो सक्सेसफुल नहीं बन सकता है आदमी। इसलिए कूलेंट ऑफ इनर पीस मैंने कहा था गाड़ी में चाहिए। जो कूलेंट रहता है इंजन में, वो हमेशा इनर पीस देता है। इसलिए जो इनर पीस है स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली अगर हम स्ट्रांग है, तो ही हमें सक्सेस मिलता है। इसलिए अगर जीपीएस चाहिए, तो ये सब बातें हमें चाहिए और हम हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे अपने लाइफ में, हमें शांति मिलेगी। तो इसलिए मैं हमेशा सबको कहता हूँ कि एन्जॉय योर लाइफ। अगर आप लाइफ एन्जॉय करते हो, तो एंजियोग्राफी करने की आपको ज़रूर नहीं पड़ेगी कभी। तो अपना लाइफ एन्जॉय करना चाहिए, सब दोस्तों के साथ चलना चाहिए, सब यारों के साथ चलना चाहिए, क्योंकि एक बाईपास सर्जरी ऑपरेशन थिएटर के बाहर लिखा हुआ था, अगर दिल खोलते यारों के साथ, तो आज न खोलना पड़ता औज़ारों के साथ। इस तरह से हमेशा अपने दोस्तों के साथ, हमेशा जो अपनी मस्त ज़िंदगी है, वो जीना चाहिए। किसी को कभी फँसाने का मन में नहीं लाना चाहिए। जो हमें जैनिज़्म में सिखाया गया है कि किसी को फँसाओ मत, अपने प्रिंसिपल से काम करो, अपने एथिक्स से काम करो और किसी दूसरे में टाँग मत अड़ाओ कभी। अगर आपको नहीं बुलाया गया है वहाँ पे, कोई एडवाइस आपसे नहीं माँगा गया है, तो आप वहाँ जाने की ज़रूर नहीं है। आप अपने काम से काम रखो और अपने प्रिंसिपल से काम करो। ये जैनिज़्म अगर हम पालते हैं, तो हम सक्सेसफुल बनते हैं और ऐसे ही अगर हम सबको लेके चलते हैं, एन्जॉय करते हैं लाइफ, तो हम सक्सेसफुल बनते हैं और मैं कहता हूँ जाते-जाते इतना ही कहूँगा, योर स्माइल इज़ योर लोगो। क्योंकि जो भगवान ने फ्री चीज़ें दी हुई है, हवा, पानी, उसमें स्माइल भी फ्री दी हुई है। अगर स्माइल इज़ अ ग्लोइंग सिस्टम फॉर योर फेस, स्पार्कलिंग सिस्टम फॉर योर आईज़, पंपिंग सिस्टम फॉर योर हार्ट, कूलिंग सिस्टम फॉर योर ब्रेन एंड रिलैक्सिंग सिस्टम फॉर होल बॉडी। तो अगर स्माइल हम करते हैं, हम खुद हँसते हैं और दूसरे को हँसाते हैं, तो भी हमारा लाइफ बहुत ईज़ी हो जाता है। किसी भी टेंशन से हम बाहर आते हैं। इसलिए योर स्माइल इज़ योर लोगो, योर पर्सनैलिटी इज़ योर ट्रेडमार्क एंड हाउ यू मेक अदर्स फील इज़ योर आधार कार्ड। कि कोई भी अगर आपके पास आता है, उसे आप ट्रीटमेंट कैसे देते हैं, तो ये आपका आधार कार्ड है और वही लाइफ लॉन्ग चलेगा आपका कि ट्रीटमेंट अच्छा दो आपको। कोई भी आता है आपके पास, किसी को टाइम नहीं है आज आने के लिए। अगर वो आता है, तो आप उसे 2 कप चाय 1 कप चाय पिलाते हैं या खाना देते हैं, तो आपको वो हमेशा ज़िंदगी भर याद रखता है। इसलिए आप कैसे ट्रीटमेंट देते हो लोगों को, पैसा होने के पहले और पैसा होने के बाद, इसके ऊपर आपका काफ़ी लाइफ डिपेंड है। तो आप सबको ट्रीटमेंट अच्छा दीजिए और सबको अच्छी तरह से अपने टीम को और सबको सँभाल के रखिए, तो आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। ओम अरम।